नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उपेंद्र आप सभी लोगों का डॉक्टर उपेंद्र होम्योपैथी में स्वागत करता हूं। आज आप लोग इस वीडियो में जानेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में, जिसको कि शॉर्ट में कोलाइटिस भी कहते हैं, जो कि बड़ी आंत में होने वाली सूजन कहलाती है। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है, इसके होने के क्या कारण होते हैं, इस समस्या को आप लोग कैसे पहचानेंगे, यानी कि समस्या में लक्षण क्या मिलते हैं। अगर ये समस्या किसी को हो और वो प्रॉपर ट्रीटमेंट ना करवाए तो आगे चलकर उसको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और इसके साथ में इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस को कंफर्म करने के लिए क्या क्या जांचें कराई जाती हैं और इस समस्या को ख़त्म करने के लिए कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन होती है। दोस्तों, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है। अल्सरेटिव कोलाइटिस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होने वाली एक बीमारी होती है जिसमें कि कोलन यानी कि बड़ी आंत में इन्फ्लेमेशन या सूजन आ जाती है। कोलन जो कि हमारी बड़ी आंत का हिस्सा होता है, इसलिए ये बीमारी मोस्टली बड़ी आंत को डिस्टर्ब करती है। ये एक तरीके की आईबीडी यानी कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज होती है। इस समस्या में बड़ी आंत में अल्सर या छाले हो जाते हैं, जिसके कारण पेशेंट को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके बारे में आप लोग इस वीडियो में आगे जानेंगे। ये समस्या वैसे तो किसी भी एज में हो सकती है, लेकिन इसके अधिकतर मामले 15 से 30 साल की उम्र में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इस बीमारी का समय से इलाज कराना जरूरी होता है, नहीं तो इस बीमारी की कॉम्प्लिकेशन आगे और भी बढ़ सकती हैं। दोस्तों, अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्या डे बाई डे बढ़ती जा रही है और कई लोग इस बीमारी से परेशान हो रहे हैं। आइए जान लेते हैं कि इस समस्या के पीछे कारण क्या क्या होते हैं। सबसे पहले कारण की बात करें तो वो है जेनेटिक। जिन लोगों के परिवार में इस समस्या की हिस्ट्री रह चुकी है, जिन लोगों के माता पिता चाचा ताऊ को ये समस्या पहले कभी रह चुकी है, तो नेक्स्ट जनरेशन में बीमारी होने के चांस देखने को मिल सकते हैं। कई डॉक्टर्स मानते हैं कि ये समस्या एक पर्टिकुलर एज पे ज़्यादा परेशान कर सकती है, जैसे कि 15 से 30 साल की एज में इसके केस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कई बार 60 साल की एज के बाद के लोग भी इस बीमारी से अफेक्टेड देखे गए हैं। दोस्तों, लेकिन अधिकतर विशेषज्ञों का मानना है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस एक तरीके की ऑटोइम्यून डिजीज है। अगर ऑटोइम्यून डिजीज को समझें तो हर व्यक्ति के अंदर अपना एक इम्यून सिस्टम होता है, जो कि उस व्यक्ति को बाहर से आने वाले इन्फेक्शन जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन से बचाता है और उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए एंटीबॉडी निकालता है। लेकिन कभी कभी उस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम गलती से अपने हेल्थी शरीर पर ही हमला कर देता है और उस अफेक्टेड पार्ट पे या टिश्यूज पे सूजन आने लगती है। वो पार्ट डैमेज होना शुरू हो जाता है और रेडनेस देखने को मिलने लगती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के केस में इम्यून सिस्टम बड़ी आंत को डैमेज करना शुरू कर देता है और वहाँ पर छाले, सूजन और रेडनेस हो जाती है। अगर कुछ रिस्क फैक्टर की बात करें तो खराब लाइफ स्टाइल भी इस समस्या को बढ़ा सकती है, जैसे कि जो लोग खाना समय से नहीं खाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी ऑयली फूड खाते हैं, तो ये रिस्क फैक्टर भी इस समस्या को बढ़ाते हैं। कुछ लोगों में लंबे समय तक पैरासाइट का इन्फेक्शन या अमीबा का इन्फेक्शन भी अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्या के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। दोस्तों, अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी में मिलने वाले लक्षणों को जान लेते हैं। सबसे पहले लक्षण की बात करें तो पेशेंट को पूरे पेट में दर्द महसूस होता है। ये दर्द धीरे से लेकर बहुत तेज तक हो सकता है। पेट में ऐंठन या क्रैम्प्स भी होते हैं। पेट फूल भी सकता है। पेशेंट को बार बार मोशन पास करने जाना होता है और पतले दस्त होते हैं। मोशन पास करते समय खून आ सकता है और कई बार पेशेंट को मोशन के साथ म्यूकस भी आता है। स्टूल पास करने के बाद भी पेशेंट को दोबारा से स्टूल पास करने की इच्छा होती है। रेक्टल एरिया या एनल एरिया में दर्द हो सकता है। पेशेंट को अचानक से स्टूल पास करने की इच्छा होती है और कई बार पेशेंट को स्टूल रोकने में भी दिक्कत महसूस होती है। पेशेंट को जी मिचलाना और उल्टी की समस्या भी देखने को मिलती है। दोस्तों, क्योंकि पेशेंट को इस बीमारी में बार बार स्टूल पास करने जाना पड़ता है, इसी कारण वो जो भी खाता है या पीता है उसके सही में ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। इसी कारण पेशेंट को कुछ और समस्याएं भी देखने को मिलती है, जैसे कि पेशेंट की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है, वजन कम होना शुरू हो जाता है, विटामिन का ठीक से एब्जॉर्प्शन ना हो पाने के कारण थकान बनी रहती है, पेशेंट सुस्त होने लगता है, भूख लगना कम हो जाती है, शरीर में खून की कमी होना शुरू हो जाती है और एनीमिया डेवलप हो जाता है। पेशेंट के जोड़ों में दर्द और सूजन आ सकती है। बार बार मुंह में छाले की समस्या भी देखने को मिल सकती है और इन सभी समस्याओं के साथ में पेशेंट को बुखार आने की समस्या बहुत ज़्यादा
कॉमन देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस के सबसे मेन और कॉमन लक्षणों की बात करें तो पेट में दर्द होना, बार बार मोशन जाना, थकान बनी रहना, स्टूल को होल्ड करने में दिक्कत होना, और इसके साथ साथ वेट लॉस होना और बुखार बना रहना होता है। अगर आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्या है तो आप घबराएं नहीं, बल्कि समय से अपना होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अपने पास के किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से शुरू करवा लें, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन से ये समस्या पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कि अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस का समय से इलाज ना कराया जाए या ये समस्या लंबे समय तक बनी रहे तो आगे चलकर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो पेशेंट को स्टूल में बार बार ब्लड लॉस होने के कारण एनीमिया हो सकता है। आंत में छाले और ज़्यादा गहरे हो सकते हैं। पेट में लगातार इन्फेक्शन होने के कारण परफोरेशन के चांस बढ़ सकते हैं और ये समस्या आगे चलकर कोलन कैंसर में कन्वर्ट हो सकती है। हड्डियां धीरे धीरे करके कमजोर होना शुरू हो सकती हैं। बच्चों में अल्सरेटिव कोलाइटिस के कारण उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते हैं जो कि शरीर के लिए जरूरी होते हैं। इसके कारण बच्चों की ग्रोथ कम हो जाती है। बार बार स्ट्रो पास करने के कारण और लूज मोशन होने के कारण डिहाइड्रेशन हो सकता है, जिसके कारण उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है। दोस्तों, कुछ केस में इसका एक कॉम्प्लिकेशन टॉक्सिक मेगाकोलोन भी देखने को मिल सकता है, जिसमें कि आंत में सूजन आ जाने के कारण वो काम करना बंद कर देती है, जिसके कारण भोजन और गैस आंत के अंदर जमा होने लगती है, जिसके कारण आंत की दीवारें चौड़ी या फैलना शुरू हो जाती हैं। टॉक्सिक सब्सटेंस ब्लड में जाने लगते हैं और कई बार अगर समय से इलाज ना मिले तो आंतें फट भी सकती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में देखने को मिलते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस बीमारी का इलाज आपको समय से जरूर करवा लेना चाहिए, जिसके कारण आगे आने वाली कॉम्प्लिकेशन से आप लोग बच सकें। दोस्तों, दवाइयों के साथ में आप लोगों को कुछ परहेज जरूर करने चाहिए, जिससे कि आपकी समस्या जल्दी ठीक हो सके। जैसे कि फास्ट फूड का सेवन ना करें, ज़्यादा मिर्च मसाले और ऑयली फूड को अवॉइड करें, जितना हो सके पैक्ड फूड को खाने से बचें। खाने में मैदे से बनी चीज़ें ना खाएं। आप अपने ट्रिगर्स को जरूर पहचानें। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस वजह से या क्या खाने के बाद अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंप्लेन बढ़ जाती है। अगर आपको दूध या दूध से बनी चीज़ें खाने से दिक्कत बढ़ जाती है तो उसको बंद कर दें। दोस्तों, क्योंकि हाई फाइबर रिच डाइट लेने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या या हार्ड मोशन की समस्या में आराम आने लगता है, जिसके कारण मोशन पास होने लगता है। इसी कारण अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्या में हाई फाइबर रिच डाइट ना लें, क्योंकि आपको ऑलरेडी बार बार मोशन पास करने की समस्या बनी रहती है और ऐसी डाइट लेने से आपके स्टूल पास करने की फ्रिक्वेंसी बढ़ सकती है। जितना हो सके एंजाइटी से बचें, क्योंकि एंजाइटी इस समस्या के लिए ट्रिगर्स का काम करती है। एंजाइटी कम करने के लिए प्रॉपर नींद लें और ये नींद 24 घंटे में कम से कम 7 से 8 घंटे की होना जरूरी होती है। तो दोस्तों, इन सभी बातों को आप लोगों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपके कंप्लेंट की सीवियरिटी के अकॉर्डिंग कुछ टेस्ट करवा सकते हैं, जो कि आपकी बीमारी की सीवियरिटी को पता लगाने में मदद करते हैं। आपका ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, जिससे कि आपकी एनीमिया का पता चलता है। आपके स्टूल का सैंपल ले सकते हैं, जिससे कि आपके अंदर पैरासाइट के इन्फेक्शन के साथ साथ दूसरे इन्फेक्शन भी देखे जाते हैं। एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी भी कराई जा सकती है, जिसमें कि एक पतली लचीली ट्यूब होती है, जिसमें कि एक छोटा कैमरा लगा होता है, जिससे कि आपके डॉक्टर आपकी आंत के अंदर की दीवार या लेयर को देखते हैं कि छाले या इन्फेक्शन कितना है। जरूरत पड़ने पर आपके डॉक्टर बैरियर मिल एक्सरे भी करवा सकते हैं, जिसमें कि आपकी आंतों में ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट देखी जाती है। इसी तरह से जरूरत के मुताबिक सीटी स्कैन या एमआरआई की सलाह भी आपके डॉक्टर दे सकते हैं। दोस्तों, ये सभी जांचें आपके सीवियरिटी के हिसाब से अलग अलग होती हैं, जो कि आपके डॉक्टर आपके बीमारी के हिसाब से एडवाइस करते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी कि बड़ी आंत में सूजन और छाले की समस्या काफ़ी कॉमन होती जा रही है और पेशेंट की जानकारी की कमी या प्रॉब्लम को इग्नोर करने के कारण ये समस्या कई कई बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकती है। दोस्तों, अगर आप लोग इस समस्या का होम्योपैथिक इलाज किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से शुरू करवा लेते हैं तो ये समस्या पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। इसलिए इसका बगैर देर करे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शुरू करवा लेना चाहिए। आज मैं आपको होम्योपैथी में कुछ कॉमन यूज होने वाली दवाइयों के नाम बताने जा रहा हूँ। पहले मेडिसिन का नाम है अर्जेंटम निट 30 पोटेंसी में। ये मेडिसिन बार बार होने वाले लूज मोशंस और उसके साथ में म्यूकस और ब्लड आने पर काफ़ी इफेक्टिव रहती है। और इसके साथ में अगर आपकी कंप्लेन एंजाइटी के कारण बढ़ी आती है, आपको डायरिया शुरू हो जाता है, तो ये एक इम्पोर्टेंट मेडिसिन मानी जाती है। इस मेडिसिन की 2-2 बूंदें डायरेक्ट टंग पे दिन में 3 बार लेनी होती है। अगली मेडिसिन का नाम है एलासोकेट्रिना 200 की पोटेंसी में।
ये मेडिसिन बैटरी और जहरीले के स्टूल में काफ़ी इफेक्टिव होती है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गैस की समस्या रहती है, स्टूल पास करने जाएं तो ब्लड और म्यूकस आए, इसके साथ में मोशन करने के बाद लेफ्टर एरिया में जलन और दर्द होना शुरू हो जाए। इस मेडिसिन की 2 बूंदें सुबह और 2 बूंदें शाम को दिन में 2 बार लेने से आराम मिलना शुरू हो जाता है। अगली मेडिसिन का नाम है मार्कोर 200 की पोटेंसी में। ये मेडिसिन स्टूल पास करते समय लूज मोशन के साथ में ब्लड आने पर और उसके साथ में अल्सर के घाव को ट्रीट करने के लिए एक बेस्ट मेडिसिन होती है। मार्कोर 200 की पोटेंसी में 2 बूंदें सुबह और 2 बूंदें शाम को लेने से आराम मिलना शुरू हो जाता है। अगली मेडिसिन का नाम है एसिडनिट 30 पोटेंसी में। ये मेडिसिन अल्सर या छाले को ट्रीट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है और इसके साथ में डायरिया के साथ में ब्लड और म्यूकस आने के लिए काफ़ी इफेक्टिव होती है। एसिडनिट 30 की 2-2 बूंदें दिन में 3 बार लेनी चाहिए। अगली मेडिसिन का नाम है आर्सेनिकम एल्बम 30 पोटेंसी में। जो पेशेंट बार बार स्टूल पास करते हैं, स्पेशली रात में, और उनके स्टूल से काफ़ी ज़्यादा स्मेल आती है, इसके साथ में उनके पेट में दर्द और ऐंठन बनी रहती है, तो आर्सेनिक अल्वा काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन होती है। इन पेशेंट को आर्सेनिक अल्वा 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 2-2 बूंदें लेने से आराम मिलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट और कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन थी जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्या में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। अगर आपको कोई समस्या रहती है तो आप अपने पास के किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाकर ट्रीटमेंट शुरू करवा लें और वो आपके लक्षणों के आधार पर इन दवाइयों के साथ में कुछ और दवाइयाँ भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक अल्सरेटिव कोलाइटिस पे था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस बीमारी से रिलेटेड कुछ और भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आगे मेरे जो भी वीडियो आएँ उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। नमस्कार दोस्तों।